एक्सी एन ने संतुष्टि से स्माइल किया और जवाब दिया, मेन आपकी हेल्प करूंगा, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, मेन पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। एक्सी एन का चेहरा बहुत सीरियस और जेन्युइन था। ये बातें सुनकर डीमन किंग एक्सी एन के पास आया, उसकी तरफ देखा और बोला, तुम कुछ जानते हो क्या? इस तरह एक्सपोज होने पर एक्सी एन थोड़ा टेंस हो गया, लेकिन उसके बाद डीमन किंग ने लाफ किया और एक्सी एन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एक्सी एन ने रिप्लाई किया, एक्सी एन वोट। डीमन किंग ने आगे कहा, अच्छा ठीक है, एक्सी एन वोट। डीमन रियल्म का रूलर होने के नाते मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी लैंड पार इन्वेड नहीं करूंगा। ये बोलकर डीमन किंग ने अपने विंग्स फैला लिए। वो हवा में उड़ गया, जाने ही वाला था, लेकिन रिमाइंड करना नहीं भूला कि तुम्हें भी अपने प्रॉमिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आखिर हमारे बीच एक पैक्ट हो चुका है। एक्सी एन ने डीमन किंग की तरफ एक फर्म लुक से देखा। डीमन किंग समझ गया और स्माइल करते हुए बोला, बहुत अच्छा, तो पैक्ट कंप्लीट हुआ। डीमन किंग से पैक्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को एक्सी एन आसानी से बेहोश मिल गया और वो सक्सेसफुली वापस आ गया। उसके बाद एक्सी एन को पता चला कि उसका निकनेम है वो लड़का जो ईविल क्लॉस से भाग गया। वो विलियस बॉर्डर पार एक मॉनेस्ट्री में वापस आ गए, जिसे आर्मी टेम्परेरी हॉस्पिटल की तरह उसे कर रही थी। एक्सी एन का वहां ट्रीटमेंट चल रहा था। इस वक्त वो होश में आ गया और कुछ इन्फॉर्मेशन सुनी जिसने उसको सरप्राइज किया और उसने वापस पूछा, क्या? सेवेरस ने एक्सी एन से कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक्सी एन एक साथ सरप्राइज्ड और थोड़ा टेंस हो गया, मन में सोचने लगा, मैंने सोचा था सब स्मूथली सेटल हो गया है। एक्सी वोट हिचकिचते हुए बोली, तुम? फिर उसने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, क्या तुम मेरे बनोगे? ये बातें सुनकर एक्सी एन फ्रीज हो गया। मन में सोचा, ये लड़की क्या कह रही है? एक्सी एन ने रिप्लाई किया, नहीं। उसके इस सीधे जवाब ने एक्सी वोट को शॉक्ड कर दिया। उसके बाद वो उदास हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, ऑफ कोर्स, मैं तो एक इनकॉम्पिटेंट प्रिंसेस हूं ना। एक्सी एन ने एक्सी वोट को ऑकवर्डनेस से देखा और सोचा, ये तो फिर से वही ओल्ड सेल्फ में चली गई। मैं जानता हूं कि वो इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन ये एटीट्यूड उसको और भी वर्स बना देता है। क्लियर है कि फ्यूचर में यही होने वाला है, लेकिन मैं ये सोचना बंद नहीं कर पा रहा कि वो बास्टर्ड उसकी ट्रैजिक डेथ में इन्वॉल्व है। ये सोचकर एक्सी एन ने बोला, तुम सही कह रही हो, तुमसे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना तुम्हारी अभी की यूजलेसनेस से। तुम्हारे पास ना कोई इन्फ्लुएंस है, ना कोई मैनर्स। तुम्हारे क्लोज होने से तो मुझे उल्टा डिसएडवांटेज हाई होगा। फिर भी मैं तुम्हें दूर से ऑब्जर्व करता रहूंगा जब तक तुम खुद को एक बेटर ह्यूमन में डेवलप नहीं कर लेती। एक्सी एन की ये बातें सुनकर एक्सी वोट का चेहरा उतर गया। वो बोला, हाँ, इससे डिसअपॉइंटेड मैट होना। सोचा था कि एक्सी वोट को बुरा लगेगा या वो गुस्सा करेगी, लेकिन उसने कामली अपने इमोशंस कंट्रोल किए और बोली, नहीं, मैं समझ गई, मुझे बस इतना इंप्रूव करना है कि तुम मुझे एक्नॉलेज करो, है ना? ये बोलते ह्यू ज़ेवॉट ने साई एन की तरफ इशारा किया, फिर मजेदार तरीके से उससे कहा, तुम बस देखते रहना, पता नहीं कब पर मैं इतनी स्ट्रांग बन जाऊंगी कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर पाओगे। एक्सी एन ने बाहर से जवाब दिया, मैं इंतजार करूंगा। पर अंदर ही अंदर उसने थोड़ी बेचारगी से सोचा, ये कितनी जल्दी ठीक हो गई है, आखिर बच्ची हाई तो है। ज़ेवॉट मुड़कर जाने ही लगा था कि उससे कुछ और कहना था, और एक और बात। उसने एक्सी एन की तरफ देखा और दिल से कहा, थैंक यू कि तुम अभी भी जिंदा हो। सच में, ये कहकर वो दरवाजा खोलकर चली गई। एक्सी एन को हॉस्पिटल बेड पार बैठा हैरा छोड़ते हुए जंगल के किनारे रनिंग एरिया में कोई बहुत हाई केयरफुली मूव कर रहा था। वो आसपास बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके हाथ में एक क्यूब था जिसे एक फ्लिकरिंग लाइट निकल रही थी। ये रेनन क्रिम्सन है, गरम किंगडम का 7 स्टार इंजीनियर। अपने हाथ में क्यूब को देखते हुए रेनन क्रिम्सन ने उत्साह से कहा, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अचानक एक आवाज गूंजी, तो तुम हो रेनन क्रिम्सन? ये आवाज सुनते हाई क्रिम्सन का चेहरा फीका पैट गया। उसका जिस्म कंट्रोल हो चुका था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने हिलने की कोशिश की पर कुछ ना हुआ। उसके दिमाग में आया, मेरा जिस्म चल क्यों नहीं रहा, जैसे किसी इनविजिबल चेन से बंध गया हो। वो मिस्टेरियस आवाज फिर से गूंजी, एक छोटा स्पेस क्यूब, लगता है इसकी मैजिक पावर अब फेल चुकी है। एक आर्टिफैक्ट जो एक डायमेंशन बना सकता है और जिसके पास काफी मना है, जिसकी कैपेसिटी इन्फिनिट है। ये गरम किंगडम के मेज गिल्ड का मास्टरपीस है ना? मैंने आईएससी पूरे 1 साल तक ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मुझे लगता था कि एम्पायर से कोई आईएससी स्मगल कर रहा है। कहते कहते अस मिस्टेरियस शख्स ने अपनी एनर्जी से क्रिम्सन के हाथ का क्यूब कंट्रोल कर लिया। क्यूब अब अस मिस्टेरियस शख्स के हाथ में था। क्रिम्सन, गरम किंगडम का 7 स्टार मेज नाइट। क्रिम्सन हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा हैरानी और थोड़े डर से भरा था। वो हिचकिचते हुए बोला, तुम ज़ेवॉट हो? वो मिस्टेरियस शख्स जीन हाई था। वो अब वहां पूरी शान से खड़ा था, हाथ में अपना न्यूली एक्वायर्ड प्राइज लिए हुए। क्रिम्सन डर के मारे पीछे हट गया और जीन से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने क्रिम्सन के बगल में पड़े मेस को देखा। फिर जीन ने उसमें से एक चीज उठाई और बोला, मुझे लगता है तुमने मैजिक बीस्ट्स के कोर्सेस से ब्लड निकला है और उन्हें सप्लाई ट्रक्स में बॉर्डर के पास स्मगल किया है। लगता है तुम्हें हेल्प करने वाला एक स्पाई भी है, जो इस बॉक्स को सप्लाई करने वेल डिपार्टमेंट में है। क्रिम्सन की पॉल खुलने पर वो गुस्से से भड़क उठा और पलटकर बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। जीन ने उससे बीच में ही टोकते हुए कहा, बनावटी बनने की कोई जरूरत नहीं, उनका ब्लड ऑलरेडी ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। जीन को सामने देखकर क्रिम्सन ने सोचा, लगता है एलिस को डीमन ऑर्ब का ब्लड मिल गया है। ये ब्लड बहुत पावरफुल है, इसे आम तरीके से डील नहीं किया जा सकता और मेन यूज जाने नहीं दे सकता। पता नहीं उसने मुझे कैसे कंट्रोल कर लिया, पर मैं अब धीरे धीरे मूव कर पा रहा हूँ।
ये सोचते हाई क्रिम्सन ने अपने हाथ में एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की। उसने ड्रैगन्स ब्रेथ यूज किया और फौरन जीन पर अटैक कर दिया। गुरूर से ऊंची आवाज में बोला, मर जा, अगर केयरफुल नहीं रहोगे तो मौत ही मिलेगी बच्चे। एक पावरफुल स्ट्रीम जीन की तरफ बढ़ी। अटैक करने के बाद यूज लगा कि जीन को हरा दिया है। क्रिम्सन हाफते हुए खुद से बोला, डैम इट, शुक्र है मारा नहीं। तो इसके बारे में रूमर्स सच थे। क्रिम्सन के सामने अभी भी अस अटैक के निशान थे। यूज अफसोस हुआ और वो बोला, वैल्यूएबल स्पेस बॉक्स गया हाथ से। ट्रांसपोर्ट के टाइम ऐसी चीज होगी सोचा नहीं था। क्रिम्सन बस अस आइटम के बारे में सोचता रहा और उसने नोटिस नहीं किया कि उसके बॉडी के अराउंड कुछ रैप हो रहा था। उसके तुरंत बाद क्रिम्सन दर्द से चीख उठा। उसके हाथ पर अटैक हुआ और उसका हाथ फौरन कट ऑफ हो गया। क्रिम्सन ने अपना कटा हुआ हाथ पकड़ा जिससे ब्लड बह रहा था। वो अपने सामने उड़ते हुए ब्लैक स्मोक को देखकर हैरान था और सोचा, ये क्या है? ये ब्लैक स्मोक क्या है? अचानक जीन उसके सामने आ गया। क्रिम्सन को यकीन नहीं आया। उसने हकलते हुए कहा, हो नहीं सका। वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि जीन ने उसके गले पर पंच मार दिया। जीन ने क्रिम्सन को एक ट्री से चिपका दिया जिसे वो हिल भी नहीं पाया। जीन ने उससे कहा, चुनो, मुझे स्मगलिंग राउट और स्पाई का नाम बताओ और फिर आराम से मर जाओ, या फिर इतनी दर्दनाक मौत मारो कि साटन को भी तुम पर तारास आ जाए। विलियर्स के वेस्ट साइड के एक्सचेंज पॉइंट पर सब लोग बिजी द दो यंग मैन ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे पहले से जानते हो। वो जल्दी से मिले और सामने पदे गुड्स के ढेर को देखा। व्हाइट हैट वेल यंग मैन ने खुशी से कहा, दो बैरल्स? रेड हैट वेल यंग मैन ने जवाब दिया, इस बार हमें थोड़ा और मिलेगा। एक यंग मैन ने उत्साह से अगले बैरल का लिड खोला और बोला, और इस बैरल का क्या प्राइस है? बैरल खुलते ही वो स्टार्टल्ड हो गए। सामने पदे गुड्स बैरल को देखकर दोनों चीख उठे। उनके ट्रक पर रखा सामान डिस्टर्ब हो गया था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। ये सारा सीन डोर खड़ा एक शख्स देख रहा था। ये सायन था। करम द डीमन ब्लेड ने उससे पूछा, तुम उनका कुछ नहीं करोगे? सायन ने जवाब दिया, बस इतनी वार्निंग काफी है। गरम किंगडम का 7 स्टार मेज नाइट रेनन क्रिम्सन, उसने यूसुफ एम्पायर के फ्रंट लाइंस से मैजिक बीस्ट्स का ब्लड स्मगल किया है। सारे स्मगल्ड आइटम्स गरम किंगडम के मैजिक एसोसिएशन से लिए गए थे। गरम किंगडम के मैजिक एसोसिएशन में वो जगह जहां सभी मैजिक के जुनूनी प्रैक्टिशनर्स इकट्ठे होते हैं। वो मैजिक की रूट्स और फाउंडेशंस के बारे में सीखते हैं और न्यू मैजिक क्रिएट करने की आर्ट को समझते हैं। ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस करने का इरादा रखता है। फिलहाल वो स्पेशल बॉक्सेस जैसे आर्टिफैक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो मॉन्स्टर ब्लड से हर तरह की पागलपन भरी चीजें बनाएंगे। करम ने सायन को छेड़ते हुए पूछा, क्या तू अब असैसिन से प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया है? सायन ने उसकी टॉन्ट पर ध्यान नहीं दिया और कहा, चुप, मुझे इसे रोकना होगा। करम रुकी नहीं और आगे बोली, मैंने सोचा था तू अपने लिए जिएगा, लेकिन इसमें तो तेरा कोई फायदा ही नहीं है। सायन की आंखों में गहराई थी। उसने जवाब दिया, मैं बस नहीं चाहता कि और कोई मॉन्स्टर ब्लड का गलत इस्तेमाल करे। यूसुफ एम्पायर के एक रेजिडेंशियल एरिया में एक बिल्डिंग में एक लड़का खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पेपर था। उससे पढ़ने के बाद उसने बेचैनी से कहा, सायन वर्ट अपने फादर के साथ फ्रंट लाइन पर। कमरे में एक और औरत थी, बेड पार बैठी, जिसके बदन पार ब्लैंकेट लिपटा हुआ था। उसने अपने बालों को झटकते हुए पूछा, सायन? ओह, उसका वो हाफ ब्लड ब्रदर। ये आदमी एक वर्ट था, सायन का बड़ा भाई। उसने एक चालबाज मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, आजकल वो थोड़ा सरदर्द बन गया है, मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा। सूटकेसेस पैक कर दिए गए। एमिली खुशी से चीख उठी, फ्रंट लाइन की वो भयानक जिंदगी आखिर खत्म हो ही गई। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। एकेडमी तो इस घटिया फ्रंटलाइन से जरूर बेटर होगी, है ना? जबकि एमिली सपनों में डूबी थी, सायन ने उदासी से कहा, हाँ, और मेरे लिए तो ये एक नए नरक की शुरुआत होगी। एकेडमी एमिली की एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल अलग थी। असल में वो एक ऐसी जगह थी जहाँ साजिशें और पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स गुलेमाइल थे। वो जगह जहाँ लोग एक दूसरे से जुड़ते थे, जहाँ जलसी और नफरत हर कोने में थी और कनेक्शन बनाना पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एमिली को उन सब हिडन बातों का पता नहीं था, इसलिए वो अब भी खुश और एक्साइटेड थी। उसने कहा, मैंने सुना है एकेडमी में बहुत हैंडसम टीचर्स हैं। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? जितनी एक्साइटेड एमिली थी उतना ही उदास सायन था। उसने खुद से पूछा, ये इतनी एक्साइटेड क्यों है? एमिली अब भी सपनों में डूबी बोली, क्या पता मुझे मेरा नया प्यार मिल जाए। सायन ने बेबस होकर सोचा, क्या ये मेरे साथ एकेडमी तक जाने का प्लान बना रही है? अगली सुबह सायन एकेडमी में मौजूद था। तभी सायन ने कुछ देखा। उसके सामने ग्रांसवर्थ था, सायन का हाफ ब्रदर। ग्रंस ने सायन को देखा तो डर से हकलते हुए उसका नाम लिया, सायन। सायन को थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन उसने ग्रीट करते हुए कहा, ग्रंस, हाय। पर सायन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया और ग्रंस तेजी से भाग गया। करम ने ग्रंस को इतनी घबराहट में देखा तो हैरानी से पूछा, क्या हुआ? वो बेवकूफ कौन है? सायन ने जवाब दिया, वो ग्रंस है, मेरा हाफ ब्रदर, उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। करम आगे बोली, तू अपने फैमिली मेंबर्स से इतना अपोजिट क्यों है? बिल्कुल वैसे ही जैसे तू अपने फादर से मिला था। सायन ने इनकार करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं और सिस्टर एलीज के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। सायन ने मन ही मन सोचा, मुझसे बिल्कुल अपोजिट इंसान तो कोई और ही है। दरवाजा खुला, सायन वहां खड़ा था और अंदर नौकर थे। सबने सर झुकाए हुए दी और एक साथ बोले, आपका स्वागत है यंग मास्टर सायन। ये नजारा देखकर सायन को अजीब लगा, वो थोड़ा टेंस भी था। उसने सोचा, पहले तो ये लोग मेरी तरफ देखते भी नहीं थे और अब बेकार में पलाइट बन रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैब फादर या वो कमीना आता है। सिर्फ 1 साल में कितना कुछ बदल गया, लगता है मेरी मेहनत रंग लाई है।
सायन ने रूम का दरवाजा खोला और अंदर गया। रूम का दरवाजा बंद हुआ। सायन को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने घबराहट में सोचा, मैं ये ऑरा जानता हूँ, ये वो ऑरा है जो मुझे इतना कांपा देता है। सायन ने दरवाजे की हैंडल को कास के पकड़ा। उसके दिमाग में ख्याल दौड़ रहे थे। हाँ, यही है, उस दरवाजे के पीछे वो कमीना है। दरवाजे के बाहर एक वर्ड अपीयर हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लंबी मुलाकात के बाद सायन ने खुद को शांत रहने को कहा। सायन को रिस्पॉन्ड ना करते देख एक वर्ड ने आगे पूछा, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? चलो कोई बात नहीं, आखिरी बार मैं तुमसे तब मिला था जब मैं एकेडमी में एंटर हुआ था। सायन अब भी खुद को शांत रहने को कह रहा था, लेकिन वो शांत नहीं रह पाया। सायन की आंखें बादल गई थी, उसके अंदर घुटन थी। उसने सोचा, मैं कैसे शांत रहूं? अब तो मैं मारूंगा। सायन जैसे पागल हो गया था। उसके हाथ में तलवार थी, पूरी किलिंग इंटेंट के साथ। तभी करम तलवार से बाहर आई। उसने सायन का हाथ पकड़ लिया और फिर उससे कहा, अगर तुम अपना सर फटना नहीं चाहते तो होश में आओ। उससे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, है ना? ये सुनकर सायन की आंखें धीरे धीरे शांत हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वो झुककर बोला, वर्ट फैमिली का सबसे छोटा बेटा सायन, बड़े भाई को प्रणाम। एक वर्ट ने सायन को ऐसे बिहेव करते देख पूछा, तो तुम्हें मैं अब भी याद हूँ? सायन ने अब भी सर झुकाकर जवाब दिया, बड़े भाई को एक छोटा भाई कैसे भूल सकता है? एक वर्ट ने हाथ आगे बढ़ाया और सायन के सर को सहलते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी हुई है। सायन को ये एक्ट पसंद नहीं आया। उसके दांत कसकसने लगे। वो शांत रहने की कोशिश कर रहा था। एक वर्ट ने आगे कहा, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो, पर शुक्र है। ये कहते हुए एक वर्ट सायन से दूर मुड़ गया और कहा, मैंने सुना है तुम्हारी स्वॉर्ड आर्ट में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। एक दिन तुम वर्ट फैमिली की मदद कर पाओगे या नहीं? तुम मेरी मदद करोगे और बैटलफील्ड पार राज करोगे। बोलते हुए उसने सायन की तरफ देखा। उसकी बातों में छुपा मतलब था। ये बातें सुनकर सायन फिर से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी आंखें फिर से बदलने लगी। उसने जवाब दिया, हाँ, मैं भी उस दिन का बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ, बड़े भाई। एक ने सायन को देखा। उसकी आंखों में गहरा शक था, मगर फिर भी उसने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे रिलीफ मिल गया है। यहाँ आने का मेरा एक ही रीजन था, तुमसे मिलना। ये झूठ सुनकर सायन ने सोचा, ये तो ऐसा शख्स है जो किसी की तरफ देखता भी नहीं। अगर वो यूजलेस लगे। अब जब उसकी इंटेंशन समझ आ गई है तो मैं इतना काम और रैशनल कैसे हो गया? मन ही मन सोचते हुए सायन ने जबरदस्ती एक फ्रेंडली मुस्कान दी और जवाब दिया, मैं भी आपसे मिलना चाहता था, बड़े भैया। इस वक्त एमिली बाहर थी, दोनों हाथों में लगेज उठाए, चिढ़ते हुए बोली, क्या सीरियसली? इनका इतना ज्यादा लगेज भी नहीं है और मुझे उठाने में इतनी डिफिकल्टी हो रही है। थोड़ी दूर चलने के बाद एमिली की एनर्जी खत्म हो गई थी। उसने अपने दोनों सूटकेस नीचे रखे, हांफते हुए बोली, बहुत थक गई हूँ। उसके बाद एमिली ने दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाई, यंग मास्टर, आप अकेले ऐसे कैसे चले गए? ये बोलते ही जब उसने अपने सामने अट्रोवर्ट को देखा तो एमिली हैरान रह गई और बोली, एल्डेस्ट यंग मास्टर। अट्रोवर्ट ने प्यार से मुस्कुराते हुए एमिली से कहा, मैंने सुना है तुम सायन के बहुत क्लोज हो और लगता है तुम दोनों का रिलेशन सच में बहुत गुड है। तुम अपना काम करते रहो। इतना कहकर अट्रोवर्ट आगे बढ़ गया। एट्रो के जाते हाय एमिली ने चैन की सांस ली। उसने हांफते हुए कहा, मुझे तो लगा था मैं स्ट्रेस से मर ही जाऊंगी। फिर वो सायन की तरफ पलटकर बोली, यंग मास्टर, अगर वो आ रहे थे तो आपको पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। सायन ने उसकी बातों पर अटेंशन नहीं दिया। उसने कहा, एमिली, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो? एमिली को कुछ समझ नहीं आया। उसने दोबारा पूछा, क्या? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सायन ने यूज बीच में काट दिया। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। उसने हल्की आवाज में कहा, मुझे दोबारा रिपीट करने पर मजबूर मत करो। सायन को ऐसे देखकर एमिली थोड़ी वरीड हो गई। सायन टॉयलेट बॉल पर झुक गया और वॉमिट करने लगा। वॉमिट करने के बाद सायन ने खड़े होने की कोशिश की। उसने को एम से पूछा, तुमने मुझे क्यों रोका? को एम ने सायन से पलटकर पूछा, क्या तुम्हें पहले मुझे थैंक नहीं करना चाहिए था? सायन ने आगे कहा, वो भी तो तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। जिस पाल मैं गिरा वो तुम्हारे लिए मेयर शेयर पार कंट्रोल करने का एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था। को एम हंसी और जवाब दिया, गलत मत समझना, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा रेज और मजबूत हो ताकि ये और मजेदार बने। ये सुनकर सायन हल्के से हंसा और बोला, अच्छा, तो एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा। हॉलवे में कोई आ जा रहा था। एक बड़े दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने नॉक किया। अंदर से एट्रो की आवाज आई, अंदर आ जाओ। अंदर आते ही उसने झुककर सलाम किया और रिपोर्ट किया, मैंने आपके ऑर्डर्स फॉलो किए हैं और सेकंड यंग मिस की लोकेशन पता कर ली है। एट्रो कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा था। इन्फॉर्मेशन सुनकर उसने पूछा, वो कहाँ है? उसके खास आदमी ने जवाब दिया, ये कंफर्म हो गया है कि यंग लेडी कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में है, ब्राइना के व्हाइट स्पिरिट की जमीन पर। एट्रो ने दिलचस्पाइस चिबुक पर हाथ रखकर कहा, ब्राइना? अनबिलीवेबल। वो ऐसे रेस के साथ है जो आउटसाइडर्स से नफरत करते हैं। इससे पता चलता है कि उसकी चार्म कितनी ज्यादा है। अगर वो एम्पायर लौटने का कोई भी साइन दिखाए तो मुझे रिपोर्ट करना। खास आदमी ने ऑर्डर ले लिया। वो अभी गया नहीं था। उसने एट्रो से पूछा, माफ करना, पर क्या कोई ऐसी बात है जिसने आपका मूड इतना गुड कर दिया है? एट्रो ने उल्टा अपने खास आदमी से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? खास आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि आप नॉर्मल से भी ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं। क्या आपकी अपने भाई से मीटिंग इतनी इंटरेस्टिंग थी? एट्रो ने यह सुनकर जोर से हंसा और जवाब दिया, इंटरेस्टिंग? ओह, तो ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन तुम गलत हो। फिलहाल मेरा मूड बहुत बैड है। ये बोलते ही एट्रो की आंखों की पुतलियां भी ब्लू हो गई। ये देखकर खास आदमी ने क्यूरेंट प्रॉब्लम समझ ली।
वो फौरन झुक गया और घबराते हुए बोला, माफ करना लॉर्ड, मैंने आपका मूड समझ नहीं पाया। एट्रो को सायन से मिलने का पाल याद आया। उसने अपने माइंड में सोचा, उसकी आंखें जैसे उसने किसी एनिमी को देखा हो। क्या मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया? एट्रो ने कहा, सच में उस लड़के को लेकर बहुत कुछ कंसर्न है। मुझे उसे बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा ताकि वो रॉन्ग पाथ पर ना जाए। ये सुनकर खास आदमी ने चैन की सांस ली। उसने जवाब दिया, जी सर, मैं यंग मास्टर पर नजर रखवाऊंगा। अब मैं चलूं? खास आदमी के जाते ही एट्रो वही बैठा खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके माइंड में हमेशा सायन से मिलने का सीन चल रहा था। उसने कुछ कैलकुलेशंस और थॉट्स करने शुरू कर दिए थे। सायन, आखिर मेरा प्यारा यंगर ब्रदर क्या छुपा रहा है? ड्यूक के मैंशन के ग्राउंड्स में आंगन में लोगों का एक ग्रुप कहीं जाने के लिए तैयार खड़ा था। एमिली ने जोर से पुकारा, आए यंग मास्टर, ये क्या तरीका है? घोड़े की गाड़ी में बैठा सायन ने जवाब दिया, मैं भी हेल्पलेस हूँ, कुछ कर नहीं सकता। क्या तुम्हें लगता है मैं ये चाहता हूँ? लेकिन एकेडमी एडिशनल सर्वेंट्स को अपने साथ ले जाने की परमिशन नहीं देती। तो मैं क्या करूं? सायन के बोलने के बावजूद एमिली ने बाहर से गुस्से में कहा, यंग मास्टर, आपको ये पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? लास्ट मोमेंट तक इंतजार किया बताने के लिए, मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? सायन ने हेल्पलेसली कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम फैमिली एस्टेट में ही रहना, कोई गड़बड़ मत करना। बाकी जो होगा बाद में देखेंगे। ये सुनकर एमिली ने तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया। उसने नर्मदा से जवाब दिया, ठीक है यंग मास्टर, आप बेफिक्र रहिए। मैं जिसके बारे में वरीड हूँ वो आप ही हैं। एकेडमी में कोई ट्रबल मत करना। सायन ने हंसकर जवाब दिया, ऑफ कोर्स, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। उसने ड्राइवर को आवाज दी, चलो सब लोग चलते हैं। कॉन्वॉय चल पड़ा। एमिली ने कोशिश की कुछ और कहने की, यंग मास्टर, याद रखना, भूल मत जाना। सच में कितने केयरलेस है, अभी तो बात कर रहे थे और अभी चल दिए। जब सायन काफी दूर निकल गया तब एमिली उदास हो गई। आंखों में आंसू लिए उसने पीछे से आवाज दी और कहा, यंग मास्टर, एकेडमी में हर बात का ध्यान रखना, कोई ट्रबल मत करना और ना ही किसी को खुद को डोमिनेट करने देना। अगर कुछ हो तो मुझे बताना। तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए और फिर फैमिली एस्टेट वापस आना। सायन ने यह सुनकर मन ही मन खुश होकर सोचा, थैंक गॉड, उसने फैमिली एस्टेट में रुकना एक्सेप्ट कर लिया, वरना ट्रबल हो जाती। सायन को याद आया जब वो 8 साल का था। उस बारिश के दिन उसे बहुत तेज फीवर हो गया था। लिबी को आसपास क्या हो रहा है कुछ खबर ही नहीं थी। फैमिली एस्टेट में तो कोई उसकी केयर नहीं करता था। भले ही तेज बारिश और तूफान था, लेकिन लकीली एमिली थी। वो उसे पूरी रात अपनी पीठ पर उठाए रही, पूरे सिटी में दौड़ती रही, हर डॉक्टर के दरवाजे पर नॉक करती रही। वो सीन उस बारिश वाली रात में वापस आ गया। एमिली सायन को अपने कंधे पर उठाए हुए, उसका मुंह लगातार पुकार रहा था, कोई है? प्लीज दरवाजा खोल दो, मेयर एस्टरिस्क यंग मास्टर एस्टरिस्क को बचाओ। खुशकिस्मती से एक शरीफ बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला और कहा, आओ बेटा, जल्दी अंदर आ जाओ, इस बच्चे को अंदर ले आओ। साई एन ने याद किया, अगर उस मुश्किल वक्त में वो ना होती तो शायद मैं उस कमरे में तन्हा ही मर गया होता और किसी को खबर भी ना होती। ये ख्याल आते ही साई एन ने खिड़की से झांककर एमिली को देखकर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें फैमिली की एस्टरिस्क एकेडमी एस्टरिस्क तक जरूर लाऊंगा। तुम ज्यादा मत सोचना, जो भी होगा मैं तुम्हें एस्टरिस्क लेटर एस्टरिस्क में बताऊंगा। साई एन ने आगे सोचा, ये जो एस्टरिस्क फीलिंग्स एस्टरिस्क है ना, इसलिए मैं एमिली को सिर्फ एक एस्टरिस्क मेड एस्टरिस्क नहीं बल्कि अपने परिवार का ही एक हिस्सा मानता हूँ। एमिली ने साई एन की बात सुनी और खुशी से उसको अलविदा कहकर हाथ हिलाया और बोली, ठीक है एस्टरिस्क यंग मास्टर एस्टरिस्क, आप बेफिक्र रहिए, मैं यही ठीक से आपके एस्टरिस्क गुड न्यूज एस्टरिस्क का इंतजार करूंगी। तब जाकर साई एन को चैन आया, पर उसके मन में एक शक पैदा हुआ। वो खुद से पूछने लगा, एक काम तो हो गया, पर यह सब कितना अजीब है। फैमिली ने मुझे एस्टरिस्क एकेडमी एस्टरिस्क तक पहुंचाने के लिए 6 to 6 एस्टरिस्क नाइट्स एस्टरिस्क क्यों भेजे भला? मेरी तो ऐसी कोई एस्टरिस्क स्टेटस एस्टरिस्क नहीं है जो मुझे इस तरह एस्टरिस्क एस्कॉर्ट एस्टरिस्क करें। खैर, ये एस्टरिस्क एकेडमी एस्टरिस्क का सफर काफी एस्टरिस्क कॉम्प्लिकेटेड एस्टरिस्क होने वाला है। बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मेन एस्टरिस्क प्रेडिक्ट एस्टरिस्क नहीं कर सकता, फिर भी इसका इंतजार तो है। साई एन को एस्टरिस्क एकेडमी एस्टरिस्क ले जाने वाली घोड़ा गाड़ी अब भी आगे बढ़ रही थी। 2 एस्टरिस्क सोल्जर्स एस्टरिस्क ने एक दूसरे को देखा और सर हिलाकर एक दूसरे को इशारा किया। साई एन गाड़ी में आराम से लेटा हुआ था। एक एस्टरिस्क सोल्जर एस्टरिस्क खिड़की के पास आया और साई एन से कहा, ऐसा लगता है एस्टरिस्क यंग मास्टर एस्टरिस्क, आज रात हम यही एस्टरिस्क कैंप एस्टरिस्क लगाएंगे। साई एन ने जवाब दिया, ठीक है, अगर सब थक गए हैं तो यही रुक जाते हैं। हम एस्टरिस्क फैमिली एस्टरिस्क से कितनी दूर आ चुके हैं? अस एस्टरिस्क सोल्जर एस्टरिस्क ने एस्टरिस्क मैप एस्टरिस्क देखते हुए जवाब दिया, हम काफी दूर आ चुके हैं एस्टरिस्क यंग मास्टर स्टार। सच कहूं तो हम सफायरन एस्टरिस्क टेरिटोरी एस्टरिस्क के बिल्कुल एस्टरिस्क सेंटर एस्टरिस्क के करीब है। एस्टरिस्क एस्टिमेट एस्टरिस्क है कि कल दोपहर तक हम अस एस्टरिस्क टेरिटोरी एस्टरिस्क के एस्टरिस्क सिटी एस्टरिस्क में एंटर कर जाएंगे। साई एन ने सुनकर कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। सब एस्टरिस्क रेस्ट एस्टरिस्क करो, अपनी एस्टरिस्क स्ट्रेंथ एस्टरिस्क वापस पाओ, कुछ भी हो तो मुझे बताना। एस्टरिस्क सोल्जर एस्टरिस्क ने भी बात मान ली। निर्देश दीन के बाद साई एन अपनी जगह वापस आ गया। उसकी आंखों में गहरी सोच थी, ये फिर से झूठ बोल रहे हैं। जैसा कि मुझे पता है, सफायरिंग एस्टरिस्क टेरिटोरी एस्टरिस्क के पास कोई एस्टरिस्क फॉरेस्ट एस्टरिस्क है ही नहीं। इन्हें लगता है मैं अभी छोटा हूं, यहां कभी आया नहीं और ये मुझे एस्टरिस्क फूल एस्टरिस्क कर सकते हैं।
लगता है ये हमें एस्टेरिस्क बॉर्डर एस्टेरिस्क के थोड़ा बाहर ले आए हैं, तभी यहाँ इतने घने एस्टेरिस्क फॉरेस्ट एस्टेरिस्क है। समझ नहीं आ रहा ये मुझे इस घने अंधेरे एस्टेरिस्क फॉरेस्ट एस्टेरिस्क मेलाकार एस्टेरिस्क कैंप एस्टेरिस्क क्यों लगा रहे हैं। इनका मकसद क्या है। वो यही सब सोच रहा था कि एक एस्टेरिस्क सोल्जर एस्टेरिस्क आया और उसने इन्फॉर्म किया एस्टेरिस्क यंग मास्टर एस्टेरिस्क कैंप एस्टेरिस्क लग चुका है। आग भी जल गई है। आप अब एस्टेरिस्क कैरेज एस्टेरिस्क से उतर सकते हैं। साई एन एस्टेरिस्क कैरेज एस्टेरिस्क से नीचे उतरा। चलते हुए उसने ऐसे ही पूछा, यहाँ इस एस्टेरिस्क फॉरेस्ट एस्टेरिस्क में सच में कितनी शांति है और हवा भी कितनी ताजी है ना। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम सबने मेरी एस्टेरिस्क कैरेज एस्टेरिस्क को इस तरह क्यों घेर रखा है और किसने तुम्हें यहाँ भेजा है मुझे इस तरह ले जाने के लिए। साई एन बस एस्टेरिस्क ग्रुप एस्टेरिस्क से घिरा हुआ था। वो एस्टेरिस्क सोल्जर्स एस्टेरिस्क एक दूसरे को घूरने लगे। अनमेन से एक ने शैतानी हंसी हंसी। साई एन ने उनका ये एस्टेरिस्क एटीट्यूड एस्टेरिस्क देखा। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग हंस रहे हैं। साई एन का पूरा वजूद बादल गया, उसकी आंखों का रंग बादल चुका था। उसने अपनी बात दोहराई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन है तुम्हारे पीछे जिसने तुम्हें ये सब करने का एस्टेरिस्क ऑर्डर एस्टेरिस्क दिया है। एक एस्टेरिस्क सोल्जर एस्टेरिस्क ने एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, एस्टेरिस्क यंग मास्टर एस्टेरिस्क, आप काफी समझदार हैं पर आप जैसा मरने वाला इंसान को ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते हुए उसने अपनी कमर में लगी तलवार की एस्टेरिस्क हिल्ट एस्टेरिस्क पकड़ ली। एक और एस्टेरिस्क सोल्जर एस्टेरिस्क ने आगे कहा, आप कितना भी पूछ लो कोई फायदा नहीं। हमारा काम है ऊपर से आए एस्टेरिस्क ऑर्डर्स एस्टेरिस्क को एस्टेरिस्क फॉलो एस्टेरिस्क करना। हम चाहे या ना चाहे हम खुद एस्टेरिस्क डिसाइड एस्टेरिस्क नहीं कर सकते। एक एस्टेरिस्क नाइट एस्टेरिस्क होने के नाते हम एस्टेरिस्क प्रॉमिस एस्टेरिस्क करते हैं कि आपको एस्टेरिस्क पेनफुल डेथ एस्टेरिस्क नहीं देंगे, बल्कि आपको जल्दी से जल्दी दूसरी दुनिया में भेज देंगे। अगर कोई एस्टेरिस्क डाउट एस्टेरिस्क हो तो वही जाकर पूछ लेना। आपको बस चुपचाप खड़े रहना है, ज्यादा सोचना मैट, सब जल्दी हो जाएगा। एस्टेरिस्क सोल्जर्स एस्टेरिस्क का एस्टेरिस्क ग्रुप एस्टेरिस्क एक दूसरे को देखकर हंसते हुए साई एन की तरफ बढ़ने लगा। अन एस्टेरिस्क सोल्जर्स एस्टेरिस्क में से एक साई एन के ठीक सामने था। उसने अपनी एस्टेरिस्क स्वॉर्ड एस्टेरिस्क तेजी से नीचे मारी और कहा, बस बहुत हो गई बात। अब एस्टेरिस्क गुड बाय एस्टेरिस्क सर स्टार डॉट अस एस्टेरिस्क सोल्जर एस्टेरिस्क की एस्टेरिस्क स्वॉर्ड एस्टेरिस्क नीचे आई, लेकिन साई एन ने हल्का सा सर हिलाया और वो एस्टेरिस्क अटैक एस्टेरिस्क डॉट एस्टेरिस्क कर गया। अगले ही पाल कुछ हवा में उड़ा, खून के छींटे भी थे। जमीन पर अस एस्टेरिस्क सोल्जर एस्टेरिस्क का सर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, वो मर चुका था। साई एन ने तलवार अपने हाथ में पकड़ी और बचे ह्यू एस्टेरिस्क सोल्जर्स एस्टेरिस्क से कहा, वाह, बड़े बहादुर बन रहे थे, अब एक तो मर गया है। अब डर के मेयर सवाल का जवाब दो। जो एस्टेरिस्क सोल्जर्स एस्टेरिस्क ये सब देख रहे थे, सबके सब डर गए। उनका पहले वाला एस्टेरिस्क कॉन्फिडेंस एस्टेरिस्क अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। साई एन ने फिर दोहराया, कोई कुछ बोल नहीं रहा है क्या? शायद इतने डर गए हो कि गूंज हो गए हो, है ना? साई एन का पूरा वजूद लाल हो गया, गुस्से और थोड़ी सी पागलपन से भरा हुआ। उसने कहा, अगर ऐसे हाई गूंज रहे तो सिर्फ एक हाई एस्टेरिस्क आउटकम एस्टेरिस्क होगा, एस्टेरिस्क डेथ एस्टेरिस्क। ब्रायन केंड्रिक ने जो कुछ हो रहा था वो देखा। वो हैरा एस्टेरिस्क शॉक्ड एस्टेरिस्क होकर सोचने लगा, यकीन नहीं होता कि एक छोटा सा बच्चा इतना एस्टेरिस्क डिसाइसिव एस्टेरिस्क और एस्टेरिस्क पावरफुल एस्टेरिस्क कैसे हो सकता है। बाकी के एस्टेरिस्क सोल्जर्स एस्टेरिस्क ने फिर भी साई एन पार एस्टेरिस्क अटैक एस्टेरिस्क करने की कोशिश की, लेकिन सब एस्टेरिस्क फेल एस्टेरिस्क हो गए। हर किसी ने अपने एस्टेरिस्क बॉडी एस्टेरिस्क का कोई ना कोई हिस्सा खो दिया, हल्का तो हाथ पैर और ज्यादा तो सर ही था। दर्दनक चीखें गूंज उठी थीं। चरम तरफ ब्रायन केंड्रिक और भी ज्यादा परेशान होता जा रहा था। सोच रहा था, नामुमकिन है, ये बच्चा सिर्फ 11 साल का है और इतना एस्टेरिस्क पावरफुल एस्टेरिस्क और एस्टेरिस्क कोल्ड ब्लडेड एस्टेरिस्क कैसे हो सकता है भला। ये ऐसा है तभी तो एस्टेरिस्क बैटलफील्ड एस्टेरिस्क कियास एस्टेरिस्क वॉर एस्टेरिस्क में वो एस्टेरिस्क ड्रैगन एस्टेरिस्क यूज एस्टेरिस्क डीमन टेरिटोरी एस्टेरिस्क में ले गया था, फिर भी वो एस्टेरिस्क सर्वाइव एस्टेरिस्क कर गया। ये एस्टेरिस्क मिशन एस्टेरिस्क तो पक्का एस्टेरिस्क फेल एस्टेरिस्क हाई होगा। हम बहुत एस्टेरिस्क ओवर कॉन्फिडेंट एस्टेरिस्क हो गए थे। हमने सोचा ही नहीं था कि वो इतना एस्टेरिस्क टेरिबल एस्टेरिस्क होगा। शुरू से ही कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। सोच में डूबा था कि अचानक ब्रायन केंड्रिक धड़म से जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। साई एन उसके ठीक सामने आ चुका था। साई एन ने कहा, बस तू ही बचा है, बोलेगा या नहीं? उसके पूरे वजूद से एक खतरनाक ऑरा निकल रही थी। ब्रायन केंड्रिक खौफ ज्यादा होकर आंसू बहते हुए बोला, सायर, ये सब डचेस मार्गरेट ने करवाया है। डचेस मार्गरेट ने हमें हुक्म दिया था कि हम आपको जंगल में ले जाकर चुपचाप खत्म कर दे। साई एन ने सुनकर मन ही मन सोचा, ये तो बिल्कुल बुज़दिल निकला, लेकिन ये तो होना ही था। उसके सारे साथी मर चुके हैं, अगर वो बताता नहीं तो उनके पीछे उसको भी जाना पड़ता। ब्रायन केंड्रिक खौफ के मारे लगातार आंसू बहा रहा था। मसला हाल करने के बाद घोड़े की गाड़ी फिर से चलने लगी। ब्रायन केंड्रिक अब गाड़ी चला रहा था। चलते हुए वो बोला, जहां तक मुझे पता है वर्ट फैमिली में हाल ही में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। क्या आपने उनके बारे में सुना है सायर? यंग मास्टर ग्रांसफोर्ड आपसे इतना डर जाने के बाद उसने डचेस मार्गरेट से कुछ करने को कहा था। जैसा कि मुझे लगता है डचेस का ये कदम यंग मास्टर ग्रांस की गुजारिश पर हाई उठाया गया था ताकि वो यंग मास्टर ग्रांस के लिए फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके। ये सुनकर साई एन को ग्रांस से अपनी मुलाकात याद आ गई। वो बोला, तो ठीक है, मतलब ये उसी का काम है। तभी तो टैलेंट ट्रायल में वो मुझे देखते ही ऐसे भागा जैसे उसकी जान जा रही हो। अगली बार जब मैं वर्ट फैमिली में लौटूंगा और उससे मिलूंगा
तो मैं उससे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जगह ढूंढता रह जाएगा जहां छुप सके। ब्रायन केंड्रिक हिचकिचते हुए बोला, सायर, और मेरा क्या होगा? आप मेरा क्या करने वाले हैं? मेरी जान बख्श दीजिए, सायर। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ ऊपर से माइल ऑर्डर पार किया। साई एन ने उससे पूछा, तुम्हारा हौसला तो पूरा टूट चुका है ना? लेकिन कम से कम तुम्हें जीने की चाहत तो अभी भी है। ब्रायन केंड्रिक ने दुखी होकर जवाब दिया, वैसे भी जब मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ तो वर्ट फैमिली में वापस जाना मेरे लिए मुश्किल ही है। अब सायर चाहे मुझे काटे या मार दे, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। सायर को मारने का ऑर्डर मैंने ऊपर से लिया था, लेकिन गलती तो मेरी भी है। साई एन को उसकी ये रोना धोना सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बोला, ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे। अभी मुझे एक अटेंडेंट की जरूरत है। तुम गाड़ी चलते रहो। जिंदा रहोगे या मारोगे, ये सब बात की बातें हैं। तुमने जो किया वो मुझे पता है। बाद में तुम्हारा एटीट्यूड देखेंगे, फिर मैं डिसाइड करूंगा। बाहर से तो उसने ऐसा कहा, लेकिन अंदर ही अंदर साई एन हंस रहा था और सोच रहा था, तुम इतने बुज़दिल हो, पता नहीं तुम नाइट कैसे बन गए। लेकिन घोड़े की गाड़ी अच्छी चला लेते हो, ये अच्छी बात है। ब्रायन केंड्रिक ये सुनकर हैरान रह गया। उसने साई एन का शुक्रिया किया कि उसने उसे मारा नहीं। साई एन ने आगे की तरफ देखा। वो बोला, लगता है हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। सफायरन सेंट्रल सिटी वर्ट फैमिली मैनर में मार्गरेट गुस्से से पागल हो रही थी। वो पागलपन में एक फ्लावर वास डॉट देती है और गुस्से से चीखती है, क्या बकवास है? फेल हो गए। गुस्से से उसका जिस्म कांप रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और दोहरा कर पूछा, क्या सारे नाइट्स मार गए? ऐसा कैसे हो सकता है? और एक भी नहीं मिला। और वो छोटा बच्चा भी गायब हो गया। नौकर ने बस अपना सर झुकाया और खौफ से जवाब दिया, जी हाँ, ये सच है। यंग मास्टर साई एन पिछले हफ्ते हाई सफायरन सेंट्रल सिटी पहुंच चुके हैं। मार्गरेट ने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और घबराहट में दोहरा कर पूछा, 7 बॉडीगार्ड्स एक छोटे बच्चे को असैसिनेट करने में फेल हो गए? ये कैसे मुमकिन है? ये तो मेरी सोच से भी पैर है। नौकर ने सर झुकाकर पैटेट यू जवाब दिया, लगता है हमने यंग मास्टर साई एन को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। वो छोटा है, लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा है। मार्गरेट गुस्से में गरज उठी, ये सब तुमने ही कहा था। वो छोटा सा बच्चा है, इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? 7 नाइट्स को भेजा था उसके पीछे। मार्गरेट के गुस्से का सामना करते हुए नौकर खौफ के मारे पसीने से भीगा हुआ था और जल्दी से घबराते हुए बोला, ये मेरी भी गलती है, मैम। लेकिन मेरा गेस है कि किसी पावर ने यंग मास्टर की हेल्प की होगी। वो जल्दी से मिन्नाते करने लगा, मैम प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार मैं केयरलेस नहीं रहूंगा। एकेडमी का काम तो जरूर सक्सीड होगा। मार्गरेट गुस्से से फट पड़ी। वो गुस्से में चीखी, जो हो गया सो हो गया। बस करो। अगर हमने आगे और ट्राई किया और फेल हो गए तो सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। वो लड़का इतना मजबूर होकर कुछ ऐसा कर सकता है जो मैंने और यंग मास्टर ग्रांसफोर्ड ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहते हुए मार्गरेट को साइनफोर्ड की वो ठंडी धमकी याद आ गई। अगर डचेस मुझे छू भी लेगी तो वो अपने और अपने बच्चे के बारे में सोच ले। मैं जो कर सकता हूँ डचेस उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। ये धमकी हमेशा मार्गरेट के दिमाग में घूमती रहती थी। सिर्फ सोचते ही उसकी रूह कांप जाती थी। वो खौफज़दा थी। वो जल्दी से पलट गई, उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। धीमी आवाज में हुक्म दिया, ये बात यही खत्म करो। आईसी और आगे मत बढ़ाओ, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नौकर ने सर झुकाया और अदब से हुक्म माना, जी मैम, मैं समझ गया। मार्गरेट ने एक और बात याद दिलाई, और सुनो। उसने नौकर को घूरते हुए गुस्से में चेहरा बनाया और धमकी भरे लहजे में कहा, ये न्यूज़ किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? ये बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए जो भी इससे रिलेटेड है उन्हें क्वाइटली डील कर दो। नौकर ने सर झुकाया और जवाब दिया, जी डचेस। मार्गरेट का अटेंडेंट बाहर चला गया। ये जाने बिना कि दूर एक छिपे हुए कोने से एट्रो का असिस्टेंट यूज चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था। सफायरन सेंट्रल सिटी छोड़ने के कुछ दिन बाद सायन घोड़े की गाड़ी में चेन की नींद सो रहा था, जिसे सिर्फ एक हाई ड्राइवर चला रहा था। वो ड्राइवर ब्रायन था। वो अब भी ड्राइवर और अटेंडेंट दोनों की रोल निभा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए घोड़े की गाड़ी में सायन मन ही मैन सोच रहा था, डचेस ने नाइट्स की लाशें जंगल में देखने के बाद स्टोरी का कुछ हिस्सा तो जरूर गैस कर लिया होगा। यकीनन मैं उसके अगले मूव्स का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन अभी मुझे बस एकेडमी की तरफ बढ़ना है। वो सोच रहा था, जब मैं वहां पहुंचूंगा तब मैं आगे का प्लान करूंगा। लेकिन शायद इस फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद यूजमियर खिलाफ हर एक्शन पर दोबारा सोचना पड़ेगा। ब्रायन ने अचानक घोड़े की गाड़ी का विंडो खोला, अपना सर अंदर डाला और अनाउंस किया, सायर, हम अगले सिटी में पहुंच गए हैं। साई एन ने आलसी तरीके से एक आंख खोली और उसे देखा, भदभदता हुआ बोला, ठीक है। उसने मन ही मन सोचा, ये बिजी और रिच सिटी मुझे अपने पास्ट की बहुत सी चीजें याद दिलाती है। एकेडमी की बिल्डिंग दूर से ही दिख रही थी और नीले आसमान में परिंदों का झुंड गोल गोल घूम रहा था। साई एन को ले जा रही घोड़े की गाड़ी ब्रिज पार कर गई, सीधे एकेडमी के गेट की तरफ बढ़ी। साई एन गहरी सोच में डूबा था। मेरी पिछली लाइफ की यादें, जब मैं यहाँ था उन्होंने मुझे बहुत दर्द दिया था, लेकिन इस एकेडमी में बहुत कुछ ऐसा भी हुआ था जिसने मेरी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल दिया। साई एन ने एकेडमी में कदम रखा। वो सीधे एडमिशन काउंटर पार गया और वर्ट फैमिली का बैच निकला। मैनेजर से बोला, मैं साई एन वर्ट फैमिली का मेंबर हूँ और अपनी प्री शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट के हिसाब से आया हूँ। जैसे ही उन्होंने साई एन वर्ट का नाम सुना, वहां का माहौल थोड़ा रुक सा गया।
सबने अपना काम रोका और उसे घूरने लगे। मैनेजर ने अजीब सी स्माइल दी, जल्दी से उठकर बोली, जी यंग मास्टर, सब कुछ अरेंज हो चुका है, आप मेरे साथ आइए। अब आपको बस डॉर्मेट्री में जाकर रजिस्टर करना है, राइट? आप वहां रेस्ट कर सकते हैं। कुछ दिन में ओरिएंटेशन और एंट्रेंस एग्जाम होगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस एकेडमी में एडमिशन लिया है, राइट? साई एंड मैनेजर लेडी की इस इंथ्यूजियाज्म से थोड़ा हैरा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बैज अपनी पॉकेट में रखा और मन ही मन सोचा, तो ठीक है, अब बस वेट करना है। मैनेजर ने साई एन के सामने एक सिल्वर ट्रे आगे बढ़ाया, जिस पर एक फॉर्मल रेड वैक्स सीड लेटर और एक गोल्डन की राखी थी। साई एन ने नीचे देखा और हैरानी से बोला, ये सब चीजें मुझे इस एकेडमी में मिल रही हैं क्या? ब्रायन साई एन का सारा लगेज उसके अलॉटेड डॉर्मेट्री रूम में ले आया। उसके हाथ में जो बैग्स थे वो जमीन पर गिर गए जब उसने अपनी आंखों से ये रूम देखा। वो स्टंड रह गया, मुंह खोलकर बोला, ओह माय गॉड यंग मास्टर, ये रूम तो बहुत लक्सरियस है। सच में साई एन का ये रूम वर्ड फैमिली मैनर में उसके रूम से कई गुना बड़ा था, पूरी तरह से इक्विप्ड था और सब कुछ सोने जैसा चमक रहा था, बहुत ग्रैंड था। साई एन अपनी पिछली लाइफ में कभी ऐसे रूम में नहीं रहा था। वो खुद भी हैरान था और मन ही मन बोला, ये तो रॉयल्स के लिए रूम है या क्या? ये कैसा डॉर्मेट्री है, इनक्रेडिबल। पहले कभी भी एकेडमी में एडमिट होने वाले किसी भी मेंबर को ऐसे रॉयल रूम में नहीं ठहराया गया था, मेरे उस हरामी बड़े भाई को भी नहीं। ये सब तो जरूर किसी ने प्लान किया होगा। फिर भी साई एन ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। वो ब्रायन की तरफ पैल था और पूछा, मेरा सारा लगेज तुम यहाँ ले आए हो ना? ब्रायन अब भी इस लक्ष्री को देखकर शॉक्ड था, जो उसने पहली बार देखी थी। वो पसीने से भीगा हुआ था और हिचकिचते हुए जवाब दिया, जी सब कुछ यहाँ है यंग मास्टर, आप बेफिक्र रहिए। साई एन ने अचानक अपनी आवाज नीची और कोल्ड कर दी। धीरे से उसने अपना हाथ जैकेट की इनर पॉकेट में डाला और ब्रायन की तरफ पलटकर बोला, ठीक है, अब मैं फाइनली एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए सेटिस्फाइड हूँ, अब बस एंट्रेंस एग्जाम का वेट करना है। उसने ब्रायन की तरफ एक नजर डाली, उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसी स्टेडी कोल्ड टोन में उसने आगे कहा, तो ब्रायन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हारा सफर यही तक था। साई एन के इस अचानक और इमोशनलेस एटीट्यूड को देखकर ब्रायन खौफ के मारे कांपने लगा, उससे पसीना छूट गया और हकलते हुए मिन्नाते करने लगा, यंग मास्टर प्लीज मुझे मारी मैट। लेकिन सायन ने पलक झपकते ही गोल्ड कॉइन्स का एक पाउच निकला और उसकी तरफ उछाला। ब्रायन ने हैरा होकर उस गोल्ड कॉइन्स के पाउच को देखा और हकलते हुए बोला, है ये क्या है? सायन ने पीठ फेरी और चल पड़ा, बेप्रवाही से हाथ हाईलाइट यू बोला, वो तेरी पेमेंट है, ये पैसे ले और भाग जा यहाँ से, दोबारा फैमिली में कदम मत रखना, इन पैसों से तू चैन से एक नई लाइफ जी सकता है। मेरी बात सुन, फैमिली डोमेन के पास भी भटकना मत, अगर मैडम को पता चल गया कि तू जिंदा है तो तू मर जाएगा पक्का, मेरी बात समझाना तू। ब्रायन वही जमीन पर जैम सा गया, आज यंग मास्टर की जाती हुई परछाई को देखता रहा। अचानक वो घुटनों के बाल जमीन पर गिर गया और जल्दी से चिल्ला उठा, आपका सबॉर्डिनेट ब्रायन केंड्रिक एक नाइट। सायन हैरा होकर पलटकर देखा, ब्रायन उसके सामने घुटनों पर झुका था, उसका चेहरा पूरा डिटर्मिनेशन से भरा था। उसने जोरदार आवाज में कहा, आज यंग मास्टर की मेहरबानी से मैं मारा नहीं और आज तक जिंदा हूं। मेरी गुजारिश है यंग मास्टर, जब रहम दिखाया है तो आखिरी तक दिखाओ, कृपया अपने सबॉर्डिनेट को आपके साथ रहने और आपकी सेवा करने की इजाजत दे। फ्यूचर में कोई भी मुश्किल काम हो यंग मास्टर, आप बस हुक्म देना, आपका सबॉर्डिनेट मरते दम तक मना नहीं करेगा। सायन ने उसे गुस्से हुए देखा और बेरहमी से बोला, बातें तो बड़ी बड़ी करता है, तू कैसा नाइट है, तेरी पावर तो अभी बहुत वीक है। सायन की नजरों में ब्रायन सिर्फ एक हायर्ड कुली या कार्टर से ज्यादा कुछ नहीं था। ब्रायन ने घबराकर जवाब दिया, जी नाइट तो हूं, लेकिन क्योंकि अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और स्किल लेवल भी कम है, इसलिए मैं अभी भी दूसरे नाइट्स से छोटे मोट काम ही करता हूं सर डॉ। उसने सर झुका दिया और हिचकिचते हुए कहा, लेकिन मेरे दिल में हमेशा मेरे फादर की बातें गूंजती हैं कि अगर कभी ऐसा मास्टरमाइंड जो सच में दिल से अच्छा हो, जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं, तो उसी के साथ पूरी डिटर्मिनेशन से चलना, चाहे मौत भी आ जाए, कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मियर इज सबॉर्डिनेट की लॉयल्टी सिर्फ आपके लिए है यंग मास्टर, प्लीज मुझे अपनी सेवा में लीजिए। सायन गहरी सोच में डूबा, फिर एक लंबी सांस छोड़ी। उसने ठंडी आवाज में बोला, तुझे लगता है मैं सच में इतना सॉफ्ट हूं? लगता है ब्रायन, तुझे अभी एक्सपीरियंस की बहुत कमी है। ये जो एक्शन तू ले रहा है ना, आईएसी पूरा सोच समझ कर लेना। ब्रायन ने हैरा होकर ऊपर उसकी तरफ देखा और उलझन में पूछा, क्या हुआ मास्टर? सायन उसके ठीक सामने आ गया। उसकी तेज इमोशनलेस आंखों में सिर्फ किलिंग इंटेंट भरा था। उसने ठंडी आवाज में फिर से पूछा, तुझे लगता है मेरे साथ रहने से तुझे वो सब मिलेगा जो तू एक्सपेक्ट करता है? अगर बाद में मैं तुझे मौत के मुंह में धकेल दूं तो क्या तू मुझसे रीसेंट करेगा? उसकी ठंडी आवाज सुनकर ब्रायन थोड़ा डर तो गया, लेकिन फिर भी उसने पक्के इरादे से कहा, जी मास्टर, आपका सबॉर्डिनेट आपको लॉयल हो चुका है, तो चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो, मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। सायन के चेहरे पर शांति थी। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ठीक है, इतना काफी है। वो कमरे से पीठ फेर कर निकल गया और एक कमांड दे गया, तू वहीं रहकर ग्रैंड हॉल के बाहर की सिचुएशन पे नजर रखना। अगर एकेडमी में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। मुझे एकेडमी के ओपनिंग सेरेमनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शायद मैं सीधा एंट्रेंस एग्जाम के वक्त ही दिखाई दूंगा। ब्रायन ने उसकी तरफ देखा और ट्योरेंट ओबे किया, जी सबॉर्डिनेट को क्लियर हो गया। ब्रायन ने कमरे का दरवाजा बंद होते देखा और उलझन में था कि आखिर सायन कैसा इंसान है। कुछ दिन बाद
एकेडमी के प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल एक इंस्ट्रक्टर के साथ एंट्रेंस एबिलिटी टेस्ट खत्म होने के बाद बात कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर सोचा, सच में एक कमाल का एंट्रेंस एग्जाम था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस बार पूरे एम्पायर से इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स एकेडमी में आएंगे। उम्मीद है एम्पायर का फ्यूचर इस नई जनरेशन की वजह से ब्राइट होगा। कुछ दिन पहले एंट्रेंस टेस्ट के दौरान नए स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म के आसपास जमा थे। पहला स्टूडेंट एक गोल्डन ग्लो के बीच प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। अरिन सेवेरिस, मैजिक 2 सर्कल्स, मैजिक पावर लेवल बी, सीक्रेट बॉडी एप्टीट्यूड 52% लाइट ऑरा। अगला स्टूडेंट सेस साहकन, मैजिक 3 सर्कल्स, मैजिक पावर लेवल ए, सीक्रेट बॉडी एप्टीट्यूड 53% इलेक्ट्रिक एनर्जी। प्रिंसिपल अपने हाथ में रिजल्ट शीट पढ़ते हुए बहुत इंप्रेस्ड था। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोचा, देखने में तो ये दोनों स्टूडेंट्स सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्टीट्यूड्स वेल है, लेकिन एक और स्टूडेंट है जो काफी स्पेशल है। ये सियान वर्ट नाम का बच्चा। सियान वर्ट, मैजिक 1 सर्कल, मैजिक पावर लेवल एस, सीक्रेट बॉडी एप्टीट्यूड 92% डार्क मैजिक। एकेडमी की इंस्ट्रक्टर सिका कनीची थी चश्मा एडजस्ट करते हुए थोड़ी हैरानी से बोली, सच में मैंने सोचा नहीं था कि इसकी एप्टीट्यूड इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। हमारी एकेडमी से जो पहले टॉप स्टूडेंट ग्रेजुएटेड हुई थी वो एलिस वर्ट थी, जिसके पास एक्सेप्शनल एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस थी। यूज जवानी में ही सेज का टैग मिला था। जब वो ग्रेजुएटेड हुई थी तब उसकी सीक्रेट बॉडी लेवल सिर्फ 88% तक ही पहुंची थी। एकेडमी प्रिंसिपल कुनेल कुस्सोल ने हल्का सा माता सिकोद कर जवाब दिया, सच में ये फैमिली हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट पैदा करती है। हमने सोचा था कि एलिस के बाद कोई उस जैसा नहीं होगा, लेकिन नहीं। इस एग्जाम में एक नया टैलेंट मिला है। उस लड़की का छोटा भाई सच में एक ऐसा टैलेंट है जिसे स्पेशल अटेंशन और ट्रेनिंग की जरूरत है। इंस्ट्रक्टर सिरिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन इस बच्चे के बारे में एक बात नोट करने वाली है कि उसकी एप्टीट्यूड डार्क सिस्टम से रिलेटेड है। प्रिंसिपल कुनेल ने सर हिलाया, हाँ बिल्कुल, इस एप्टीट्यूड के साथ उसकी पावर और एजिलिटी तो अनडिनाइबल है, लेकिन अगर वो अपनी डार्क पावर को मास्टर नहीं कर पाया तो बहुत पॉसिबल है कि फ्यूचर में वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। प्रिंसिपल ने सारी इंफॉर्मेशन शीट्स टेबल पर रख दी। वो धीरे से खड़े हुए, सिरिका की तरफ पीठ करके गहरी सोच में डूबे। और क्या तुम्हें पता है कि ये लड़का इतनी कम उम्र में हमारी रॉयल एकेडमी में क्यों भेजा गया है? सिरिका ने भी सीधे जवाब दिया, जी इसके बारे में बहुत रूमर्स है, लेकिन जहां तक मुझे पता है। प्रिंसिपल ने शांति से जवाब दिया, यूज एम्परर ने इस एकेडमी में भेजा है। ये सुनते ही सिरिका हैरानी से चौंक उठी। कुनेल ने उसे देखा और अपनी बात आगे बढ़ाई, डीमन रेस के साथ बॉर्डर पर जो जंग हुई थी ना, उसके बाद एम्परर ने उसकी पावर को वेरीफाई कर लिया है। ऊपर से उसने प्रिंसेस को मॉन्स्टर्स के हाथों से बचाया है, इसलिए एम्परर ने उसे अपनी छोटी प्रिंसेस के लिए एक अच्छा मैच समझा है। वो उस लड़के की बहुत केयर करते हैं। वो प्रिंसेस अरिन और सियान के फ्यूचर के बारे में सोचने लगे। फिर सर हाईलाइट ह्यू गहरी सोच में डूबे। यहां से देखा जाए तो फ्यूचर में क्या होगा अगर फिफ्थ प्रिंसेस, जिसे थ्रोन सक्सेशन के लिए कोई कैपेबिलिटी नहीं माना जाता और जिसे हमेशा अनटैलेंटेड समझा जाता है, अब ड्यूक की फैमिली के एक रेयर टैलेंट से एंगेज्ड हो गई है, तो फिर फ्यूचर में इसे प्रिंसेस के लिए और हमारे एम्पायर के लिए कौन से अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आएंगे? सिरिका अचानक रियलाइज कर गई। उसने अपना मुंह ढक लिया और हैरानी से सोचा, और ये तो बहुत सिंपल है। एक प्रिंसेस जिसके पास कोई रियल पावर नहीं थी, जिसे हमेशा पावर स्ट्रगल में वीक माना जाता था, वो अब एक राइजिंग पोटेंशियल बन गई है। थ्रोन के लिए स्ट्रगल अब और भी फियर्स हो जाएगी। हो सकता है ये हमारे एम्पायर में एंडलेस वॉर्स का कारण बन जाए और लोगों को, सोल्जर्स को लगातार खून बहाना पड़े। कुनेल ने सिरिका को देखा और अपनी आवाज धीमी करते हुए चेताया, बात जब यहाँ तक आ गई है तो बस इतना ही काफी है। ये एम्परर का डिसीजन है। हम इंटरफियर नहीं कर सकते। फ्यूचर में क्या होगा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम बस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सब कुछ वक्त पर छोड़ दो कि क्या ये लड़का प्रिंसेस के साथ मिलकर एक नई फोर्स बना पाएगा या फिर इस ब्रूटल थ्रोन वॉर में खत्म हो जाएगा। सियान एंट्रेंस एग्जाम के बाद वापस आया। वो खाली कॉरिडोर में अकेला चल रहा था, सर झुकाए सोच में डूबा। 92%, सोचा नहीं था इतना बढ़ जाएगा। पिछली लाइफ में एंट्रेंस एग्जाम के बाद मेरी सीक्रेट बॉडी एप्टीट्यूड सिर्फ 80% थी, ये तो काफी चेंज हो गया है। उसने मन ही मन सोचा, शायद ये एप्टीट्यूड में इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मॉन्स्टर ब्लड पिया है, इसलिए मेरी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंप्रूव्ड हो गई है। इसी वक्त वो अचानक चौंक गया जब वो कॉरिडोर में किसी से टकरा गया। वो ग्रंस था अपने फ्रेंड के साथ। ग्रंस ने सियान को ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो डर के मारे एक कदम पीछे हटा और चिल्ला उठा, ये क्या है? आयसी तो जंगल में ही मर जाना चाहिए था, इसलिए वो इतना शॉक्ड था। जैब ग्रंस डर के मारे पसीने से भीगा हुआ था तो उसका फ्रेंड शांत लग रहा था। उसका फ्रेंड ग्रंस जैसे पतले लड़के के म्यूकेबल हाथी जैसा मोटा था, उसके पीछे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा था। उसने आवाज ऊंची करके पूछा, तो ये है वो लड़का? अपनी फैमिली में ट्यून यूज नौकर की तरह ट्रीट किया था और स्वॉर्ड फाइटिंग कॉन्टेस्ट्स में उसे बहुत लेसन्स दिए थे, राइट? ग्रंस ने घबराकर हकलते हुए जवाब दिया, हाँ, वो लड़का मेरा छोटा भाई है। वो एक वीक लड़का है जिसका नाम सियान है। सियान ने ग्रंस के फ्रेंड को देखा, मन ही मन सोचा, ये मोटा मार्किस फेनलन का बेटा है जो डची ऑफ ग्राम बॉब फेनलन से है। उसके सामने बॉब ने ताने मारते हुए हंसी दी।
उसने सियान को सेल्फ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ देखा और ताने मार कर पूछा, आए छोटे, लगता है तू अभी नया नया एकेडमी में आया है, इसलिए तुझे बहुत कुछ नहीं पता होगा। मैंने सुना है तुझे अपनी रियल मदर का नाम तक नहीं पता, राइट? सियान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उससे अपनी पिछली लाइफ याद आ गई जब यूज बुलीड किया गया था। उसने और उस कमीने बड़े भाई ने एकेडमी में पढ़ाई के दौरान यूज लगातार टॉर्चर किया था। लेकिन इस लाइफ में ये लाइफ डिफरेंट है। सियान ने एक एक्साइटेड स्माइल के साथ अपने होठ उठाए। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट की रेड ग्लो चमक उठी। उसने खुशी से सोचा, कमाल है, इन दोनों कमीनों से एक साथ यहां मिलना कितना इंटरेस्टिंग होगा। सियान को देखकर कोई जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था जैसे अभी जिंदा खा जाएगा। बॉब ने शो ऑफ करते ह्यू ग्रंस के कंधे पर हाथ रखा और एटीट्यूड से बोला, लगता है ये लड़का एकेडमी में नया है। मुझे आईसी थोड़ा लेसन सिखाना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा ओबीडियंट हो जाए, राइट? ग्रंस को बिल्कुल भी पीस नहीं मिला। उसने घबराकर वार्न किया, अरे बॉब रुक जा, वो वीक है लेकिन तुझे केयरफुल रहना होगा। बॉब ने सोचा ग्रंस बस फालतू में वारी कर रहा है। वो फिर भी आगे बढ़ा और एरोगेंटली बोला, छोड़ दे, डरना मत। जब यहां मिले हैं तो थोड़ी अक्वेंटेंस तो बनती है ना। ग्रंस अब भी पसीने में भीगा हुआ था। उसने कमजोर आवाज में रोकने की कोशिश की, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, इसे बाद में बात कर लेंगे, अब तो लंच टाइम हो गया है। ग्रंस की रोकते हुए बातों के बावजूद बॉब ने अग्रेसिवली चार्ज किया, लेकिन वो कोई मूव करता उससे पहले ही सियान ने यूज किक मारा और वो दीवार में जा घुसा। एक बड़ा सा स्टोन वॉल का सेक्शन टूट गया। ग्रंस ये देखकर कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। डर के मारे चिल्ला उठा, नहीं बॉब। सियान के सामने शो ऑफ करने और ग्रंस को डिफेंड करने के चक्कर में बेवकूफी से सियान की तरफ लपका और यूज चैलेंज किया। रिजल्ट ये हुआ कि उसकी एक किक से ही वो जमीन पर ढेर हो गया। ग्रंस की आंखों में आंसू थे। वो घबराकर चिल्ला उठा, बॉब। बॉब को नीटली नॉकआउट करने के बाद सियान ने सीधे ग्रंस की तरफ देखा, शांति से पूछा, हम थोड़ी बात करें क्या? वर्ट अब उसके साथ अकेला था। ग्रंस डर के मारे रोने लगा, कांपते हुए हकलते हुए बोला, एच हाँ, क्या हुआ? सियान ने ट्यूरेंट जवाब नहीं दिया। वो ठंडी आवाज में ग्रंस के पास गया, धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। बस इतना ही किया था कि वो बुरी तरह कांपने लगा। पसीना आंसुओं के साथ बाहर आने लगा। वो झुका, यूज घूरा और मुस्कुराया। उसने अपनी आवाज धीमी की और ग्रंस के कान में फुसफुसाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू क्या प्लॉट कर रहा है, लेकिन मैं बहुत मर्सीफुल हूं, ट्यून देखा ना। लेकिन अगर तूने दोबारा मुझे हाथ लगाया तो। सियान मुस्कुराया और एक है रेजिंग थ्रेट फुसफुसाया, तू एकेडमी से ग्रेजुएटेड नहीं होगा, तेरे सारे बोन्स अपनी जगह नहीं रहेंगे। ग्रंस को अपनी स्पाइन में एक ठंडक महसूस हुई। उसके हाथ पैर सुन हो गए। उसका चेहरा पीला पैट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। ग्रंस डर के मारे अपने बेहोश फ्रेंड के पास गिर गया। सियान पीठ फेर कर चल दिया। उसने एक्साइटेड होकर होठों पर हंसी लाई, मन ही मन सोचा, लगता है अब से एकेडमी में मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एकेडमी में कोई नहीं था। सूरज की रोशनी ग्लास विंडोज से अंदर आ रही थी। लेक्चरर सिरिका आराम से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चल रही थी। गहरे ख्यालों में डूबी हुई उसने अपने ग्लासेस ठीक किए। साई एन के बारे में सोचने लगी। चाहे वो फ्यूचर में कोई डिजास्टर हो या हीरो, मुझे इस साई एन नाम के स्टूडेंट पर नजर रखनी चाहिए। सिरिका बुकशेल्फ के पास गई। उसने किताबों के बीच हाथ डाला, ढूंढने लगी, पर जो किताब वो ढूंढ रही थी वो वहां नहीं थी। सिरिका ने सरप्राइज में अपनी आंखें छोटी की। हैरानी से सोचा, ये यहां नहीं है क्या? उसके पीछे साई एन बुकशेल्फ से टेक लगाए खड़ा था। उसके हाथ में किताब थी। वो मुस्कुराया और अचानक बोला, आप ये ढूंढ रही हैं क्या? सिरिका बुरी तरह से चौंक गई। वो जल्दी से घूमकर साई एन को देखने लगी। वो हिचकिचते हुए नकली हंसी हेस्ट हुए बोली, तुम यहां कैसे आ सकते हो? ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। सिरिका ने हैरानी से सोचा। मेन इसकी प्रेजेंस भी सेंस नहीं कर पाई। वो साई एन के पास गई, शर्मिंदगी से हेस्ट हुए पूछा, तुम साई एन हो, है ना? क्या तुम मुझे वो किताब वापस दे सकते हो? मुझे वो मटेरियल रिसर्च के लिए चाहिए। साई एन के हाथ में बिल्कुल वही किताब थी जो वो ढूंढ रही थी। वो मुस्कुराया और मासूमियत से पूछा, ओह, आपको ये वाली चाहिए? ऑफ कोर्स, मैं आपको वापस कर दूंगा। सिरिका ने हाथ बढ़ाया किताब लेने के लिए। वो शर्मिंदगी से मुस्कुराई और बोली, थैंक यू साई एन। अचानक एक टीयर की तरह ब्लैक और साई एन की तरफ बढ़ा। वो एक पाल के लिए शॉक हो गया। किताब उसके हाथ में ही फाड़ दी गई थी। वो फाटे हुए कागजों के बीच खड़ा था जो हवा में उड़ रहे थे। वो होशियारी से पर्पल ऑरा को देख रहा था जो उसके सामने गुल रहा था। फिर वो मुस्कुराया और थोड़ी हैरानी से पूछा, आप इसको ढूंढ नहीं रही थी क्या? लेक्चरर सिरिका, आह नहीं, तुम अक्सर पूछती हो। द हेड ऑफ द असैसिन्स गिल्ड, मिस सिरिका नेग्रेटी। सिरिका ने अपने हाथ में एक ब्लैक पेपर का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। उसका पूरा आर्म अब भी मिस्टेरियस ब्लैक मिस्ट से ढका हुआ था। उसने साई एन को घूरा और कमांडिंग टोन में पूछा, तुम कौन हो? ये तुम्हें कैसे मिला? साई एन को याद आया अपनी पिछली लाइफ में लेक्चरर सिरिका के बारे में उसकी पहली इंप्रेशन काफी नॉर्मल थी। वो एक बार साई एन से मिलने आई थी और पोलाइट तरीके से फॉर्मल सवाल पूछे थे, जैसे एकेडमी में तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? उस दिन साई एन बहुत पैथेटिक हालत में था। उसने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा। तब सिरिका अभी भी खुशी से यूज एनकरेज कर रही थी।
वो बोली, मेन जानती हूं तुम ये बोरिंग कॉन्वर्सेशन जल्दी खत्म करना चाहते हो, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन एक स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त उसने सोचा था, मुझसे डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि मुझे सिर्फ आस्कर्स रियल ब्रदर से बुलिंग मिली है। उसने थके हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए उस वक्त एकेडमी में सब कुछ एक जोक जैसा लगता था। इसके बावजूद, उसके कोल्ड रिएक्शन के बावजूद, सिरिका ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे तुमने काफी इंटरेस्ट है, सायन। ये बात सुनकर वो हैरान हो गया। सिरिका ने आगे कहा, एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ डार्क एलिमेंट, 84%, ये काफी रेयर है। सायन ने सर झुककर जवाब दिया, लेकिन वो कहते हैं ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सिरिका ने इस मौके का फायदा उठाया और सायन के दिमाग में एक सोच डाल दी। वो बोली, इसलिए क्योंकि डार्क एलिमेंट के बारे में इंसानियत अभी तक बहुत कुछ नहीं समझ पाई है। इसके उल्टा मेरा है, तुम्हारी डेवलपमेंट की पोटेंशियल लिमिटलेस है। सिरिका की इन बातों ने सायन को बादल दिया। तब वो मासूमियत से सोचता था। उसका माइंड खुल गया था और वो मिक्स्ड इमोशंस से भरा हुआ था। सिरिका ने अपना फ्रेंडली फकेड मेंटेन रखा। वो मुस्कुराई और एनकरेज करते हुए बोली, मैं चाहती हूं तुम फ्यूचर में सक्सेसफुल हो, सायन। तब उसने चुपके से खुद से पूछा था, अगर ये डार्क एलिमेंट प्रॉपर्टीज को इतना समझती है तो क्या ये मुझे गाइड कर सकती है? अब जब यूज सिरिका का असली चेहरा पता चला। सायन ने यूज कॉशन के साथ देखा। वो हेल्पलेस हंसी हेस्ट हुए सोचा, मेन कितना गलत था। लेकिन